तो चलिए आज का क्लास है पाँचवा क्लास है। आज पॉलिटी का 5वां क्लास है और अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा क्लास नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, याद रखना एनसी आधारित पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक एनसी आधारित बेस्ड पर आधारित है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, जिसे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए, अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को प्लीज लाइक कर देना। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है इसमें, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 के तहत, याद रखना धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के तहत। अगला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, याद रखना लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो वर्ष 1971 के जनगणना पर आधारित है, याद रखना अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो वर्ष 1971 के आधार पर किया गया है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 249 आता है, याद रखना एकांतिक शक्ति के अनुसार अनुच्छेद कौन आता है। तो अनुच्छेद 249 आता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार से के प्रावधान है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में शक्तियों का आवंटन से संबंधित है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105, याद रखना अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 करता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों की संख्या 1/10 से होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 30 वर्ष, याद रखना 30 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 30 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उसके सदस्य का नहीं होते। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253, याद रखना अनुच्छेद 253 ये शक्ति प्रदान करता है, हमेशा के लिए याद रखना।
अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। ये फैक्ट आप सभी लोग याद रखना। अगला फैक्ट कहता है कि लोकसभा में राज्य सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। याद रखना, वर्ष 2026 तक यह यथावत रहेगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 45 की संशोधन द्वारा कर दी गई। 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना, 31वें संविधान संशोधन द्वारा यह संशोधन किया गया है। अगला पॉइंट है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है। याद रखना, ये फैक्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है कि संसद से संबंधित अनुच्छेद। संसद से संबंधित अनुच्छेद को देखते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का वर्णन है और अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन है और अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 85। 85 में वर्णन है संसद के सत्र एवं सत्रावसान एवं विघटन का वर्णन है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार का वर्णन है। अगला पॉइंट है 87। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। याद रखना, सदनों के संबंधी में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति और त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना का प्रावधान है अनुच्छेद 90 में। अगला अनुच्छेद 91। सभापति के कर्तव्यों को निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति है। अगला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52, कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तथा उसका पीठासीन न होना, ये प्रावधान है अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में है। ये पॉइंट आप सभी से पूछ लिया जाएगा या पूछा जा सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में है। याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अनुच्छेद 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद रिक्ति, त्याग पत्र तथा पद से हटाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को पद से हटाने या त्याग पत्र देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 94 में है। याद रखना। अनुच्छेद 95 में है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष कर्तव्यों को निर्वहन की शक्ति है। अनुच्छेद 95 में हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 96। जब लोकसभा अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाए के संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यह प्रावधान अनुच्छेद 96 में है। अनुच्छेद 97 में है सभापति व उपसभापति
अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते हैं। सभापति उप सभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते का प्रावधान अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय का वर्णन है। संसद का सचिवालय का वर्णन अनुच्छेद 98 में है, याद रखना हमेशा के लिए। और सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 में है। सदस्यों के द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 में है। ये फैक्ट आप सभी लोग याद रखना। अगला है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में दोनों सदनों को मतदान अधिपति होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में वर्णन है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हताएं। संसद की सदस्य के लिए निर्दहाएं का वर्णन है अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 103 में है कि सदस्यों का अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय का वर्णन है अनुच्छेद 103 में। अनुच्छेद 104 में है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त होते हुए अथवा निर्रहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड है अनुच्छेद 104 में। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 सीटें आरक्षित हैं। किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखना। किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश में, हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ये फैक्ट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखना। भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हमेशा के लिए ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष, याद रखना। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से, याद रखना हमेशा के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, याद रखना हमेशा के लिए। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है 48 सीटें, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा की सीटें, तो 75 सीटें, याद रखना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 75 है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, याद रखना हमेशा के लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो उन्नाव है। उन्नाव कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय, राष्ट्रपति का वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, ऐसे ऋण पर भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन और भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे, लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि एक वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं, हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान देना कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों की शपथ दिलाना है। और 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है, याद रखना, भर्तृहरि महताब है, आप सभी लोग याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष के बराबर मत होने के स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में ये अपना निर्णायक मत प्रयोग करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, याद रखना हमेशा के लिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। अगला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के संसद पटल पर रखती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। अगला पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है, हमेशा के लिए याद रखना। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा का सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट है कि नया संसद भवन को एक नजर देख लेते हैं। ये 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया नया संसद भवन को, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिल संसद भवन का निर्मित क्षेत्र है। कितने मंजिल का, तो 4 मंजिल का, याद रखना ये फैक्ट। 4 मंजिल का संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है, 64,500 वर्ग मीटर है। और इसके 3 मुख्य द्वार हैं। कितने मुख्य द्वार है, 3 मुख्य द्वार है। पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार, याद रखना, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। और इसमें राज्यसभा के बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा बैठने की क्षमता 888 है। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 सीटें हैं तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 सीटें हैं। और संयुक्त सदन अधिवेशन बैठने की व्यवस्था 1272 है, मतलब संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। और संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था टोटल है 1272 और राज्यसभा में 384 और लोकसभा में 888 है। लोकसभा के आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ पर तथा राज्यसभा के आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है और पुराने संसद भवन का संविधान सदन के
संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि विशेषाधिकार समिति में दो सदनों के कुल कितने सदन होते हैं? तो 25 होते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। याद रखना, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, ये कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है ये पॉइंट। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। याद रखना, नरगिस दत्त। और 1980 से 1986 के बीच ये नामांकित हुए थे। 1980 से 1986 के बीच ये नामांकित हुए थे नरगिस दत्त, और ये प्रथम अभिनेत्री थी। याद रखना, ये प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थे। अगला पॉइंट है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार ये पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया गया है हूबहू कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। याद रखना, मीरा कुमार थी जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और ये 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच रही थी। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच रही थी। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि वे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जीवी मावलंकर। याद रखना, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखना ये पॉइंट आप सभी लोग। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होते हैं? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष में नियंत्रित होते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष में नियंत्रण होते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। याद रखना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। भारत का संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। याद रखना, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में। याद रखना हमेशा के लिए। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा स्थापित किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि करों या सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। याद रखना, भारत की संचित निधि में जमा होता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया गया है?
तो आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ये प्रस्तुत किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, ये किस इसका निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है। अगला पॉइंट है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि लेखानुदान संघ सरकार के किस प्रकार अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान है। निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान है लेखानुदान। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि साधारण विधेयक तथा धन विधेयक में तुलना, मतलब साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। एक तरफ है साधारण विधेयक, एक तरफ है धन विधेयक। तो पहला पॉइंट है कि इस लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जाता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जाता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। याद रखना हमेशा के लिए कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल सरकार के मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। तीसरा पॉइंट है कि साधारण विधेयक में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक को सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा संशोधित अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक, अगला पॉइंट है कि साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है, बल्कि साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ये साधारण विधेयक का निर्णय है। अगला पॉइंट है धन विधेयक का निर्णय। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, इसीलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ये निर्णय धन विधेयक का है। अगला पॉइंट है कि इस विधेयक में, मतलब साधारण विधेयक में लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार की त्यागपत्र देना पड़ सकता है, और धन विधेयक में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस विधेयक में भी लोकसभा में अस्वीकृत पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह तुलना सेम है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है।
लेकिन साधारण धन विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। यह धन विधेयक का निर्णय है। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें 100% सहमत हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों की गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, याद रखना, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। अगला पॉइंट है कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में, याद रखना, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। अगला पॉइंट है कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए। अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए। तो 6 महीना का, 6 महीना का संसद के दोनों सत्रों को अंतराल होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो बिना संसदीय स्वीकृति के, याद रखना, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो बिना संसदीय स्वीकृति के, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। तो द्वितीय वाचन में, याद रखना, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। तो द्वितीय वाचन में, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि कटौती प्रस्ताव में और किस अन्य नाम से जाना जाता है। कटौती प्रस्ताव को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कटौती कटौती प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है। तो 14 दिन की अवधि तक रोक सकती है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। तो 14 दिन के लिए रोक सकते हैं, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि 2 वर्षीय संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है, याद रखना, दे देता है। अगला पॉइंट है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखना हमेशा के लिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में, याद रखना, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। तो प्राक्कलन समिति में, हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से, याद रखना, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कोई भी कानून बना सकती है, हमेशा के लिए याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो संसदीय समिति के माध्यम से, याद रखना, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से
नियंत्रण करती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्य से और 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य, याद रखना हमेशा के लिए, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों के द्वारा और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुनकर आते हैं और तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। सरकार द्वारा लोकसभा में अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई है? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई है, जो 1961 में लाया गया था। दहेज उन्मूलन विधेयक कब आया था? तो 1961 में आया था। अगला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन के सूचित किए बिना 60 दिन अनुपस्थित रहता है, तो सदस्यता समाप्त समझी जाती है। मतलब 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो राज्य सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोक सकता है, तो तथ्यों को गलत वर्णन देता है, तब यह विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है किसी मंत्री के विरुद्ध। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संसद द्वारा वर्ष 1889 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक व्यक्ति होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष, याद रखना। एक नागरिक के व्यक्ति होने का आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा का, याद रखना। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा का होती है। अगला पॉइंट है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना, ये स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित है, याद रखना। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? मतलब शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश की देन है? तो भारत का शून्यकाल ये अपना भारत का देन है, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, याद रखना। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से जितना भी प्रश्न बनता है इसी के प्रश्न पर सरल तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है
कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। याद रखना किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 के हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। याद रखना हमेशा के लिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। याद रखना कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकार के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दूरसंचार विवाद या निपटान एवं अपील अधिकार के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। याद रखना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। याद रखना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो संसद क्यों प्राप्त है? याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है सेनावृत्ति। सेनावृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सेनावृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट टू द पॉइंट है, आप सभी लोग याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि समानतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। मतलब उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु उसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी भी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी भी स्थान पर यह सुनवाई कर सकता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। याद रखना टोटल 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। याद रखना हमेशा के लिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 के ए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 से संबंधित है। याद रखना अनुच्छेद 134 से संबंधित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। याद रखना उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। याद रखना हमेशा के लिए 5 होनी चाहिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है कि
सर्वोच्च न्यायालय से संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम देखेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है ये अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की संबंधी प्रावधान है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 124 में। आप सभी लोग ये पॉइंट टू द पॉइंट है, आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जा सकती है। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के तहत की जा सकती है, जबकि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के तहत की जा सकती है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेनावृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेनावृत्ति न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठक की उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। ये वर्णन अनुच्छेद 128 में है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का घोषित करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 129 में। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है, अनुच्छेद 130 में। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता से विवरण है। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता से विवरण है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि 136 में अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष अनुमति का प्रावधान है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचारण के लिए शक्ति का विषय का उल्लेख है। मतलब अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों को पुनर्विचार के लिए शक्ति का विषय का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 137 में। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना हमेशा के लिए। अनुच्छेद 141 में क्या चीज का वर्णन है, तो इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों का बाध्यकारी होती है। मतलब अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का प्रावधान है। मतलब 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकती है एवं परामर्श दे सकती है। ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगला पॉइंट है 145। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनिमय करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये अनुच्छेद 145 में है। और अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 146 में है। तो चलिए, ये टोटल था अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत को उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मतलब इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में। याद रखना हमेशा के लिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में ये प्रावधान घोषित किया गया है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके दिए गए निर्णय अथवा आदेशों को पूर्व विलोकन हेतु अधिकृत है। मतलब कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान है। आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचा के अंतर्गत सिद्धांत स्रोत है। तो न्यायिक समीक्षा याद रखना, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान की व्याख्या करने की अंतिम अधिकार किसे हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के हैं। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय को है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। याद रखना हमेशा के लिए। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन है। याद रखना, मूल अधिकारों का परिवर्तन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। न्यायाधीशों से प्राप्त उन्मुक्तियां, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 से मतलब कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय किसे परामर्श लेने का अधिकार है? किससे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से परामर्श ले सकते हैं एवं राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। तो आप सभी लोग याद रखना, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखना, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना। पहला संवैधानिक विषय अनुच्छेद 132 में, सिविल विषय अनुच्छेद 133 में, अब आपराधिक विषय अनुच्छेद 134 में, अब विशेष अनुमति से जानने वाली अपीलें अनुच्छेद 136 में है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्चतम न्यायालय वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो टोटल 10 वर्ष। 10 वर्ष तक आप लोग किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यायिक पूर्वावलोकन के अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य में ऐसे कानून के संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के न्यायालय में किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णयों का संरक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। तो दोस्तों यह था पॉलिटी का 5वां क्लास। ये पॉलिटी का 5वां क्लास था और पॉलिटी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।